नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई एग्ज़ाम्स एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 26 फरवरी 2023 को सीआरपीएफ एचसीएम के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर बताए गए सभी क्वेश्चन 100% रियल होते हैं, इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाती है। बाकी किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है आप 8181819473 पे डायरेक्टली आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। पीडीएफ के लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस याद है वो क्वेश्चंस आप कमेंट करके या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल ने मात्र 23 साल की उम्र में जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 208 रन की पारी खेली थी अभी हाल ही में 2023 में, ठीक है। वहीं बात करते हैं तो दोस्तों सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड ईशान किशन के पास है, जिन्होंने 126 गेंदों में 200 रन बनाए थे। बात करते हैं दोस्तों वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने सबसे अधिक 3 बार दोहरा शतक लगाया है। वहीं बात करते हैं वनडे क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने एक पारी में 264 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 280 हो जाएगा राइट आंसर। बात करते हैं तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के भाग 12 में पड़े अनुच्छेद 280 के संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की गई थी। वर्तमान वित्त आयोग जो कि 15वां वित्त आयोग है, जिसका गठन श्री NK सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 288 कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट से संबंधित है। वही बात करते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 285 राज्य कराधान से संघ की संपत्ति की छूट से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 283 संचित निधि जो कि आकस्मिक निधि और लोक खातों में जमा धन की अभिरक्षा आदि से संबंधित है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ सकते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, यानी अकबर गद्दी पे कब बैठे थे? तो 1556 ईस्वी में बैठे थे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं तो हुमायूं के देश छोड़ने के बाद अकबर का जन्म अमरकोट यानी सिंध प्रांत पाकिस्तान में 1542 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में हुमायूं की अचानक मृत्यु यानी देनपा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर की कालनौर पंजाब में ताजपोशी हुई थी, यानी उनका राज्याभिषेक हुआ था। बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था, क्योंकि वह केवल 13 वर्ष का था जब वह सत्ता में आया था। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया और दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सालाबाई की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जो कि वारेन हेस्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम को निपटाने के लिए लंबी वार्ता के बाद मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा 17 मई 1782 को सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर वारेन हेस्टिंग और महादाजी शिंदे के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। बात करते हैं दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच भारत में लड़े गए 3 एंग्लो मराठा युद्धों में से पहला था। युद्ध सूरत की संधि से शुरू हुआ और सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। वहीं बात करते हैं दोस्तों दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1806 के बीच में हुआ था।
जो जिसमें सिंधिया ने 1803 में सूरजी जो कि अंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों को रोहतक, गंगा यमुना, दोआब, गुड़गांव, दिल्ली, आगरा क्षेत्र जो कि ब्रोच, गुजरात के कुछ जिलों, बुंदेलखंड कुछ हिस्सों और अहमदनगर किले के क्षेत्र मिले थे। ठीक है। भोसले ने 1803 में देवगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार अंग्रेज़ों ने कटक, बालासोर और वर्धा नदी के पश्चिम क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है। वही बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे होलकरों ने 1805 में राजघाट की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार उन्होंने टोंक, बूंदी और रामपुरा को अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 में हुआ था। 1817 में शिंदे और अंग्रेज़ों के बीच ग्वालियर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भले यह युद्ध में शामिल नहीं थे, इस संधि के अनुसार शिंदे ने राजस्थान को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। राजपूताना के राजाओं द्वारा ब्रिटिश संप्रभुता स्वीकार करने के बाद 1947 तक रियासतें बनती रही थी। 1818 में ब्रिटिश और होल्डर प्रमुख के बीच मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये सभी दोस्तों जो है फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों इसकी मेज़बानी जो कि मध्य प्रदेश कर रहा है। 30 जनवरी 2023 से इसका जो कि स्टार्टिंग हुआ है। बात करते हैं दोस्तों, तो पहले इन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के स्कूल गेम के नाम से जाना जाता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र 228 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था, जबकि हरियाणा और दिल्ली ने दूसरे और तीसरा स्थान पाया था। महाराष्ट्र ने 85 गोल्ड मेडल के साथ खेलो इंडिया 2019 की जनरल चैंपियनशिप हासिल की थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इसमें भाग लिया था। जनवरी 2018 में दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया खेल का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। बात करते हैं दोस्तों, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण गुवाहाटी में यानी 18 से 30 जनवरी तक 2020 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, किया गया था, ये आई थिंक ख़त्म हो गया। 2022 का कहाँ पे हुआ है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें मैंने बता दी है। एक प्रश्न आया था कि गरीबी के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो झारखंड दूसरे नंबर पे है। 5 गरीबी रेखा से निचले स्तर के राज्यों का नाम बता देते हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मिजोरम शामिल है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अफगानिस्तान की कितनी सीमा भारत से लगती है? तो 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत सरकार के मुताबिक ये 7 देश बांग्लादेश जो कि सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश है भारत का, जो कि 4096.7 किमी की सीमा साझा करता है। चीन दूसरे नंबर पे है 3488 किमी। पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है 3323 किमी। नेपाल जो कि चौथे नंबर पे 1751 किमी। म्यांमार जो कि 5वें नंबर पे 1643 किमी। भूटान जो कि 6वें नंबर पे है 699 किमी। और अफ़गानिस्तान जो कि 7वें नंबर पे है, इसने कुल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इल्तुतमिश ने जीतल का सिक्का किस धातु का चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबे का। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इल्तुतमिश ने पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के जो कि चांदी का टका और लगभग 175 ग्रेन तथा तांबे का जीतल चलवाया था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाए की परंपरा को आरंभ किया गया था। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा से रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है। इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा, मैं बता देता हूँ। स्थलीय भूमध्य रेखा के लगभग 23 डिग्री से 27 नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 17 देश इसके अंडर में आते हैं, जिसके ताइवान सहित, जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत से होकर जाने वाला एकमात्र अक्षांश मार्ग है। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती
है। जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा उनके नाम इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी कर्क रेखा के काफ़ी करीब स्थित है। 17 देशों में 3 महाद्वीपों 6 जल निकायों के माध्यम से कर्क रेखा गुजरती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि क्रोमियम किस नंबर के वर्ग समूह में है, तो यहाँ पे 6वां हो जाएगा दोस्तों। 6वां वर्ग समूह वाला तत्व है, 6वां वर्ग समूह वाला तत्व है। यहाँ पे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी हाइट जो कि 5653 फीट है। अगर मीटर की बात करें तो 1722 फीट है। वही बात करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड, तो राजस्थान के माउंट आबू में जो कि 5650 फीट यानी 1722 मीटर पर अरावली पर्वत रेंज की सबसे ऊंची चोटी शिखर है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 53 कर दिए हैं, ठीक है। ये आप इसको 50 कर लीजिएगा क्योंकि कुछ बुक में जो है ये 1723 दिखाता है, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है 5650 फीट होगा और मीटर की बात करें तो 1722 मीटर होगा, ठीक है। ये अरावली पर्वत की रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यह मध्य अरावली श्रेणी के दक्षिण पश्चिम छोर के पास स्थित है। गुजरात राज्य के साथ सीमा के करीब है। अरावली पर्वत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दुनिया के सबसे पुरानी वलित पहाड़ों में से एक उत्तर पश्चिम भारत की अरावली अब जो कि 300 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई के साथ अवशिष्ट पर्वत बनाती है। वे 800 किमी की दूरी तक फैली हुई है। गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में फैले 692 किलोमीटर जो कि किमी पहाड़ों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया। राजस्थान में सांबर सिरोही श्रेणी और सांबर खेतड़ी श्रेणी, जहां उनका विस्तार लगभग 560 किमी है। ये वलित पर्वत है जिनमें से चट्टानें मुख्य रूप से मुड़ी हुई पपड़ी से बनती हैं जब 2 अभिसरण प्लेटें एक दूसरे की ओर पर्वत गति नामक प्रक्रिया द्वारा चलती हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, तो अरावली पूर्व में उपजाऊ मैदानों और पश्चिम में रेतीले रेगिस्तान के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करती है। ऐतिहासिक रूप से यह कहा जाता है कि अरावली श्रेणी ने थार रेगिस्तान के भारत गंगा के मैदानों की ओर फैलने की जांच की, जो नदियों और मैदानों के जल ग्रहण के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 5G ड्रोन का निर्माण करने वाली यूनिवर्सिटी जो कि सुरेंद्र यूनिवर्सिटी है, वीर सुरेंद्र यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में स्थित है। बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 12 अगस्त 1956 में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों ये यूनिवर्सिटी जिनके नाम पे बनी है उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जैसे कि वीर सुरेंद्र साई संबलपुर ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके जीवन की समरेखा जो कि 23 जनवरी 1809 में उनका जन्म हुआ था और 28 फरवरी 1884 को उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया था। 28 फरवरी 1884 को जो कि असीरगढ़ जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे मिले हैं जो कि आज के ओरिजिनल क्वेश्चन से। दोस्तों बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।